आपकी राय लेते हैं। जी स्तुति जी, गुड आफ्टरनून। एक बार प्लीज़ आप लोग जो है मुझे वॉइस को लेकर के और जो ये चीज़ें लिखी हुई है क्लियर आ रही है कि नहीं, इसको लेकर के प्लीज़ मुझे बता दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जी ऋचा, धन्यवाद। प्लीज़ आप में से कोई मुझे बता दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं, और वीडियो क्वालिटी भी अगर सही है तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। और आज हम जो है आज अपने दो टॉपिक को कवर करेंगे, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग सेक्शन 75 से 78 और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग सेक्शन 94 और सेक्शन 95। जी जी वरुण जी, धन्यवाद। जी ऋचा, जी आलोक जी, धन्यवाद। तो देखिए आज जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पार्ट 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग सेक्शन 75 से 78, और इसको हम लोग रीड विद करेंगे ऑर्डर 26 के साथ। तो आप लोग प्लीज अपने बेयर में पार्ट 3 देखिए, सेक्शन 75 से लेकर के सेक्शन 78 तक, और इसको आप रीड विद करिए ऑर्डर 26 से। जो हमारे प्रोसीजरल पार्ट में ऑर्डर 26 है उसको हम रीड विद करेंगे अपने पार्ट 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग से। और जब हम इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पढ़ रहे होंगे तो हम यहाँ पर कवर करेंगे सेक्शन 75 से लेकर के 78 तक। और आज की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग पे, वो हम देखेंगे पार्ट 6 में, सेक्शन 94 एंड सेक्शन 95। और आज हमारी ये दोनों प्रोसीडिंग, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, हम दोनों को कवर करेंगे। जी गुंजन मेहरा जी, गुड इवनिंग। जी मंजरी, गुड इवनिंग। जी गुड आफ्टरनून खान, यस खान जी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। तो प्लीज आप लोग सभी जितने भी स्टूडेंट हों, आप अपनी अपनी बेयर में पार्ट 3 सेक्शन 75 जो है मैं रीड करता हूं, और उस पर आप ध्यान दीजिएगा। रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोड जो है जब आप देखेंगे इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, देखिए ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कल को क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कमीशन इशू होता है सेक्शन 75 से लेकर के 78 के बीच, वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है या इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है, तो आपको याद रखना है कि ये यहाँ पर बात करता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग की। और जो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग की यहाँ पर बात किया हुआ है वह है सेक्शन 75 से लेकर के 78 तक। और जब आप इसके साथ पढ़ेंगे तो आप ऑर्डर 26 इसके साथ पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर एक एक करके सेक्शन को रीड करना स्टार्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कहता है सेक्शन 75 से लेकर के 78 तक। तो आप लोग अपनी अपनी बेयर में ध्यान दीजिए, मैं रीड करता हूं। सेक्शन 75 कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। अब देखिए यहाँ पर कोर्ट को पावर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो कोर्ट को पावर मिली हुई है ये 7 ग्राउंड्स पे मिली हुई है। अभी मैं इसे रीड करूंगा। और ये जो कोर्ट यहाँ पर पावर मिली हुई है कमीशन इशू करने की, ये या तो सीओ मोटो भी कर सकती है या तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी भी कर सकती है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। और ये बात जो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, आप लोगों ने केस देखा होगा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1984 का केस है। ठीक है, तो यहां पर जो पावर दी गई है कोर्ट की कमीशन इशू करने को लेकर के, वो 7 ग्राउंड्स पर दी गई है। और कोर्ट जो ये पावर मिलती है उसको कमीशन इशू करने को लेकर के, वो या तो सियोमोटो और आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, मतलब ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी भी कोर्ट क्या कर सकती है, ये कमीशन इशू कर सकती है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेक्शन 75 में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको लेकर के कोर्ट कमीशन इशू करेगी। तो देखिए, मैं सेक्शन 75 के जो 7 ग्राउंड्स हैं उनको एक एक करके रीड करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा जिन जिन ग्राउंड्स पे कोर्ट कमीशन इशू करेगी। और हम इन्हीं सारे ग्राउंड्स को ऑर्डर और रूल के साथ भी कोरिलेट करके लिखते चलेंगे। तो आप लोग प्लीज ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। तो देखिए, जो यहाँ पर सेक्शन 75 में कोर्ट कमीशन इशू कर रही है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम इसको ऑर्डर 26 के साथ रीड विथ करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताता है सेक्शन 75 में पहला ग्राउंड कि कोर्ट जो यहाँ पर कमीशन इशू करेगी वो इसलिए करेगी टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी पर्सन को एग्जामिन करने को लेकर के। और जब आप ये पढ़ेंगे तो आप इसके साथ देखेंगे ऑर्डर 26 रूल 1 टू रूल 8। प्लीज आप लोग ये नोट करते चलिए। सेक्शन 75 के जो ग्राउंड्स है, जिसमें से कि पहला ग्राउंड बताता है टू एग्जामिन एनी पर्सन, इसके लिए कोर्ट कमीशन इशू करेगी। आप इसके साथ जब प्रोसीजरल पार्ट में ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर 26 में आपको रूल 1 से लेकर के रूल 8 तक देखना होगा। फिर कहता है टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन कराने को लेकर के कोर्ट यहां पर कमीशन इशू कर सकती है। और जब आप ये पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ऑर्डर 26 रूल 9 एंड रूल 10। फिर कहता है टू मेक और एडजस्ट अकाउंट, इसको लेकर के कहता है ऑर्डर 26 रूल 11 एंड 12। ये सारे रूल और ऑर्डर भी आप साथ साथ में लिख करके लिखते चलिए। फिर कहता है टू मेक अ पार्टीशन, पार्टीशन करवाने को लेकर के। लोग देखिए, किसी पर्सन को एग्जामिन करना हो, लोकल इन्वेस्टिगेशन करना हो, या फिर क्या करना हो, टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, किसी अकाउंट को एग्जामिन करना हो या एडजस्ट करना हो या कोई पार्टीशन करवाना हो। और इसको आप लिंक करके देखेंगे ऑर्डर 26 रूल 13 एंड रूल 14। फिर कहता है टू होल्ड अ साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। और इसको लेकर के आप रीड विथ करेंगे ऑर्डर 26 रूल 10A। फिर कहता है सेल कराने को लेकर के, कैसी प्रॉपर्टी, पेरिसेबल नेचर की है और अभी प्रोसीडिंग चल रही है, इसी दौरान इसको सेल कराना है, ऑर्डर 26 रूल 10C। फिर कहता है सातवां और लास्ट ग्राउंड, क्या, कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट परफॉर्म कराने को लेकर के। और इसको आप लिंक करेंगे ऑर्डर 26 रूल 10B। अब देखिए, हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता है ऑर्डर 26 कहता है कि ये प्रोसीजर बताता है, और यहां पर सेक्शन 75 में बताया है ये ग्राउंड्स को कि किन किन ग्राउंड पर कोर्ट कमीशन इशू करेगी। हमने यहां देखा किसी पर्सन को एग्जामिन करने को लेकर के, हमने इसको लिंक किया ऑर्डर 26 रूल 1 से लेकर के रूल 8 तक। फिर कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन कराना है, ऑर्डर 26 रूल 9 एंड 10। और जो यहां पर वर्ड आया है लोकल इन्वेस्टिगेशन, तो जब आप ये पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में आप लोगों ने देखा होगा लोकल इंस्पेक्शन, लोकल इंक्वायरी और लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इंस्पेक्शन जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा सेक्शन 301। फिर जब आप लोकल इंक्वायरी देखेंगे तो वो आपको मिलेगा 148, और लोकल इन्वेस्टिगेशन आपको मिलेगा सेक्शन 139। सारी चीजें लिंक करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगी। कुछ कुछ सीआरपीसी के भी प्रोविजन है जिनको कि हम लिंक करने का प्रयास करेंगे ताकि वो भी चीजें हमारे दिमाग में बनी रहे। तो यहां पर दूसरा ग्राउंड बताया है लोकल इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। आप इसे चाहें तो सीआरपीसी की जो 3 सेक्शन है, लोकल इंस्पेक्शन, लोकल इंक्वायरी और लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 139 में है, लोकल इंक्वायरी 148 में है और लोकल इंस्पेक्शन 310 में है। फिर कहता है
अकाउंट को एडजस्ट करने को लेकर के या फिर एग्जामिन करने को लेकर के, तो इसको आप लिंक करेंगे ऑर्डर 26 रूल 13 एंड 14। अब इसके बाद देखिए जो इसके लास्ट के 3 ग्राउंड्स हैं, इनको 1976 में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। जो आप यहां सेल को लेकर के देख रहे हैं, या फिर जो साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट एग्जामिनेशन को लेकर के देख रहे हैं, या किसी मिनिस्ट्रियल एक्ट के परफॉर्मेंस को लेकर के देख रहे हैं, यह तीनों ग्राउंड 1976 में अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए हैं। और यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि जो यहां पर सेल दिया हुआ है, जब आप सीआरपीसी रीड करेंगे तो आपको सेम प्रोविजन सेक्शन 451 में मिलेगा। वो कहता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी, देखिए यहां पर जो सेल कराने की बात हो रही है, मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सूट के दौरान रखी गई, कोर्ट के समक्ष लाई गई। अब वह इस प्रकार की प्रॉपर्टी है कि जो पेरिशेबल नेचर की, यानी कि वो कुछ समय बाद खराब हो सकती है, तो वो उस प्रकार की प्रॉपर्टी को सेल कराना है। तो उसको सेल कराने को लेकर के यहां पर दिया हुआ है कि कोर्ट कमीशन इशू करेगी। और यही चीज जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सीआरपीसी में भी कहता है कि अगर पेंडिंग ट्रायल के दौरान कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पेरिशेबल नेचर की है, जिसको कि सेल कराना है, तो उसको लेकर के सेक्शन 451 बात करता है। और जब ट्रायल का कंक्लूजन हो जाए और प्रॉपर्टी को बेचना हो, सेल कराना हो, तो उसको लेकर के सीआरपीसी का सेक्शन 452 बात करता है। और वो बात करता है कि जब कंक्लूजन हो जाएगा उसके 2 महीने बाद ही ऐसी सेल हो पाएगी। तो सेक्शन 451 जो आपको यहां पर दिया हुआ है सीआरपीसी में, वो दिया हुआ है पेंडिंग, यानी कि जब प्रोसीडिंग चल रही है, कंक्लूजन नहीं हुआ है, फाइनल जजमेंट नहीं आया है। और जो सेक्शन 452 है वो आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल की बात करता है सेल की। और यहां पर जब आप देखेंगे तो सीपीसी में सेक्शन 75 में कोर्ट को एम्पावर किया है कि कोर्ट को अगर ऐसी कोई सेल करानी है तो वह उसके लिए कमीशन भी इशू कर सकती है। कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट परफॉर्म कराना है तो उसके लिए भी कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है। और जो आप यहां पर आप देखेंगे सेल कराने को लेकर के, तो आप इसको लिंक करेंगे ऑर्डर 26 रूल 10 सी। फिर आप जब देखेंगे मिनिस्ट्रियल एक्ट को परफॉर्म कराने को लेकर के, तो आप इसको लिंक करेंगे ऑर्डर 26 रूल 10 बी। तो ये था हमारा सेक्शन 76, जहां कोर्ट को पावर दिया है कि वह इन ग्राउंड्स पर कमीशन इशू कर सकती है। और इसको हम लिंक करके चलेंगे ऑर्डर 26 के रूल के साथ। तो ये था हमारा आज का पहला सेक्शन, सेक्शन 75, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। तो यहां तक किसी को अगर कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे बताइए। और जब हम इसको कंप्लीट करेंगे सेक्शन 78 को, तो मैं फिर से एक बार समराइज कर दूंगा। तो आपने यहां पर समझा सेक्शन 75 में कि कोर्ट की जो पावर है कमीशन इशू करने को लेकर के, और इसके बाद आपने समझा कि वह किस किस ग्राउंड पर है, और हम इसको ऑर्डर 26 के किस किस रूल के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रोविजंस केवल सीपीसी में ही है, काफी ऐसे प्रोविजंस आपको मिलेंगे जो सीआरपीसी में भी डील करता है। मैंने उनको भी लिंक करके आपको बताने का प्रयास किया। अब हम चलेंगे सेक्शन 76 पे। अब आइए हम चलते हैं सेक्शन 76 पे। देखिए सेक्शन 76 पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर कोर्ट को बताया था कि ग्राउंड कौन कौन से होंगे जिसपे वो कमीशन इशू करेगा। जब आप सेक्शन 76 देखेंगे और सेक्शन 77 देखेंगे, तो इनको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि इलाहाबाद की कोई कोर्ट है जिसको कि कोई कमीशन इशू करना है सेक्शन 75 के तहत किसी ग्राउंड पे, अगर वो उसको कमीशन इशू करना है विद इन द स्टेट तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको अगर कोई कमीशन इशू करना है किसी पर्सन को लेकर के जो आउटसाइड स्टेट है, मान लीजिए कि कोई कोर्ट है इलाहाबाद की, उसको कोई कमीशन इशू करना है किसको लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के जो स्टेट ऑफ यूपी में ही रिसाइड कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो कि इस समय एमपी में बैठा हुआ है, एमपी के रीवा जिले में वो इस समय है, ठीक है। अब यहां पर कोर्ट अगर कमीशन इशू कर रही है सेक्शन 75 के पहले ग्राउंड पे, क्या था, किसी पर्सन को एग्जामिन करने को लेकर के, लेकिन यह पर्सन इस समय कहां है, एमपी में है, यानी कि आउटसाइड स्टेट बट विद इन इंडिया, ये बात करता है सेक्शन 76। अब ये कैसे, हम इसको लेकर के क्या प्रोसीजर दिया हुआ है ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 76 में।
अब आप जब सेक्शन 77 देखेंगे तो सेक्शन 77 बात करता है कि ये मान लीजिए कि इलाहाबाद की कोई कोर्ट है, उसको कोई कमीशन इशू करना है किसी पर्सन को एग्जामिन कराने को लेकर के, लेकिन वो पर्सन इस समय नेपाल में बैठा हुआ है। तो ये जो कोर्ट है ये आउटसाइड इंडिया है, ना ही केवल आउटसाइड स्टेट बट आउटसाइड इंडिया। लेकिन जो सेक्शन 76 में आप पढ़ेंगे कमीशन को लेकर के, किसी पर्सन को एग्जामिन कराने को लेकर के, तो वो आउटसाइड स्टेट है बट विद इन इंडिया है। और जो सेक्शन 77 आप देखेंगे जहां पर कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है कमीशन की जगह पे, उसका नाम हो जाता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, क्योंकि आप अपनी टेरिटरी के बाहर की किसी कोर्ट को क्या भेज रहे हैं, कमीशन। किस लिए, किसी पर्सन को एग्जामिन कराने को लेकर के। लेकिन जब आप किसी पर्सन को जो कि आपकी स्टेट में नहीं है लेकिन विद इन इंडिया यानी कि दूसरे किसी स्टेट में है, तो उसको लेकर के जो बात करता है वो कहता है सेक्शन 76। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन 76 और सेक्शन 77। अब देखिए मैं रीड करता हूं, आप अपनी 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 बेयर में आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। तो देखिए जो सेक्शन 76 है मैंने आपको पहले ही बताया कि आउटसाइड स्टेट बट विद इन इंडिया, ठीक है। और हमें क्या कराना है, कमीशन इशू करना है किसी पर्सन को एग्जामिन कराने को लेकर के, जो कि इस समय उस स्टेट में रिसाइड नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, तो कहता है अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट। अब कहने का मतलब यह है कि अगर इलाहाबाद की कोई कोर्ट है, अगर वो कोई कमीशन इशू कर रही है किसी पर्सन के एग्जामिनेशन को कराने को लेकर के, और वो उस समय एमपी में है, एमपी के जिस भी जिले में हो, आप यहां के हाई कोर्ट को नहीं भेजेंगे वो कमीशन। ये बार लगा रहा है सेक्शन 76, ठीक है। क्या कहता है, कहता है कि अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट बट नॉट हाई कोर्ट situate in a state other than the state in which the court issue is situate and having jurisdiction in the place in which the person to be examined reside। तो यहां पर देखिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि यहां की कोई कोर्ट यानी कि ए स्टेट की कोई कोर्ट बी स्टेट की कोर्ट में, बी स्टेट में कोई पर्सन है जिसके एग्जामिनेशन को लेकर के कोई कमीशन इशू करना चाहती है, तो इसको क्या फॉलो करना होगा। पहली बात तो वो ऐसा कमीशन किसी भी कोर्ट को भेज सकती है सिवाय हाई कोर्ट के, और किसी भी कोर्ट में वह कोर्ट जिसके जुरिस्डिक्शन में यह पर्सन इस समय रिसाइड कर रहा है। तो जिस कोर्ट के ही जुरिस्डिक्शन में यह पर्सन रिसाइड कर रहा होगा उस कोर्ट को इलाहाबाद की कोर्ट क्या भेज देगी, कमीशन। किस लिए, कि आप उस पर्सन का क्या करवाइए, एग्जामिनेशन करवाइए, ठीक है। अब आइए हम आगे रीड करते हैं क्या कहता है। और यही सारी चीजें जब हम लोग समन पढ़ रहे थे, तो समन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सेक्शन 28 में भी यही चीज देखी थी कि समन इशू हो रहा था किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट की कोर्ट को। क्यों, क्योंकि वो पर्सन जिसको कि कोर्ट में बुलाना है वह इस समय ए स्टेट में ना होकर के बी स्टेट में है। तो वहां पर हमने क्या देखा था सेक्शन 28 में, कि समन भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा था। ये हमने देखा था सेक्शन 28 में। अब आइए देखते हैं कि इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है। सेकंड क्लॉज इसका कहता है कि every court receiving a commission for the examination of any person under subsection 1 shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto, and the commission when it has been duly executed shall be returned together with the evidence taken under it to the court from which it was issued, unless the order for issuing the commission has otherwise directed, in which case the commission shall be returned in terms of such order। देखिए यहां पर भी दो तीन चीजें समझने लायक हैं। देखिए पहले तो इसका पहला क्लॉज क्या कह रहा है कि ए कोर्ट को किसी पर्सन को एग्जामिन कराना है, जिस पर्सन को लेकर के वह कमीशन इशू कर रही है, लेकिन वह पर्सन इस समय बी स्टेट में रिसाइड कर रहा है। तो बी स्टेट में वो जहां रिसाइड कर रहा है, तो वो जहां रिसाइड कर रहा है वो जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट के अंडर में आता है उस कोर्ट को ये कोर्ट क्या भेजेगी, कमीशन। जब यह कोर्ट कमीशन को पा जाएगी, यानी कि अब इस कोर्ट को क्या कराना पड़ेगा, इस पर्सन को एग्जामिनेशन कराना होगा, और एग्जामिनेशन कराने के बाद जो भी एविडेंसेस इसको मिलेंगे वो इसे क्या करेगी, वापस से रिटर्न कर देगी उस कोर्ट को जिस कोर्ट से इसको कमीशन इशू होकर के आया था। यही कह रहा है आपका सेक्शन 76। और जब आप इसको सेक्शन 28 के साथ पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। 28 समन को लेकर के है और 76 कमीशन को लेकर के है। तो आप लोग चाहें तो सेक्शन 76 के साथ सेक्शन 28 लिख लीजिए। जब आप 28 पढ़ेंगे और उसके साथ सेक्शन 76 पढ़ेंगे तो ये कमीशन को लेकर के वही चीज कहता है, और सेक्शन 28 समन को लेकर के वही चीज कहता है। अगर यहां किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग प्लीज मुझे बताते चलिए।
तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सेक्शन 75 क्या बता रहा था, कोर्ट को एम्पावर कर रहा था कमीशन इशू करने को लेकर के, उसने 7 ग्राउंड्स बताए। फिर सेक्शन 76 क्या कह रहा था, कमीशन आउटसाइड स्टेट, यहां पर ए स्टेट से बी स्टेट की किसी कोर्ट को कमीशन जा रहा था, क्योंकि जिस पर्सन का एग्जामिनेशन कराना है, और याद रखिएगा आप लोग एक पॉइंट, सेक्शन 76 में जो कमीशन इशू कर रही है कोर्ट, और वह कमीशन दूसरे कोर्ट को सेंड कर रही है, यानी कि दूसरे स्टेट को, पहली बात तो ये विद इन इंडिया है, विद इन इंडिया को लेकर के है सेक्शन 76। दूसरी चीज, यहां पर जो कमीशन इशू हो रही है वो केवल और केवल किसी पर्सन के एग्जामिनेशन को लेकर के हो रही है। सेक्शन 75 में जो आप ग्राउंड देखेंगे वहां 7 ग्राउंड दिए हैं, लेकिन उन 7 ग्राउंड में से जो पहला ग्राउंड है केवल उसके लिए जो कमीशन इशू हो रही है उसकी बात करता है सेक्शन 76। अब आइए हम चलते हैं सेक्शन 77 पे। सेक्शन 77 से आपको बस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि कल को आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात कहां पर किया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 77 में किया है। और हम आइए इसको लिंक करके देखते हैं सीआरपीसी से। तो सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर सेक्शन 166A और सेक्शन 166B, 166A सीआरपीसी का कहता है जब बाहर की कोर्ट हमारे यहां भेजती है, और 166B कहता है जब, सॉरी माफ कीजिएगा, 176 में जब हम यहाँ की कोर्ट से किसी बाहर की कंट्री में किसी कोर्ट को सेंड करते हैं इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कराने को लेकर के, तो वहां दिया हुआ है सेक्शन 166A में, और बाहर की कोर्ट हमारे यहाँ जब भेजेगी तो उसको लेकर के दिया है 166B में। तो आप लोग सेक्शन 77 के साथ सेक्शन 166A 166B सीआरपीसी लिख लीजिए, और वहां लिख लीजिए कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात वहां सीआरपीसी में 166A और 166B में किया है। हालांकि जब आप सीपीसी देखेंगे तो यहां पर बात करता है सेक्शन 77 की। आइए मैं पढ़ता हूं और देखते हैं सेक्शन 77 क्या कहता है। सेक्शन 77 कहता है कि इन ल्यू ऑफ इशूइंग अ कमीशन द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन अ विटनेस रिसाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया। अब ये क्या कहता है, सेम वही बात जैसे सेक्शन 77 में आपने देखा था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा था, यहां पर क्या हो रहा है कि एक स्टेट से किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है, यानी कि मान लीजिए नेपाल में जा रहा है। तो यहां पर क्या कह रहा है, इन ल्यू ऑफ इशूइंग कमीशन आप क्या भेजेंगे, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कल को कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को लेकर के इलस्ट्रेशन बेस्ड बना करके भी आपसे पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है कि हमारी कंट्री के बाहर किसी भी कंट्री में किसी कोर्ट को जाएगा तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बन जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ कि किसी विटनेस के एग्जामिनेशन को लेकर के यहाँ पर केवल इशू हो रहा है। हालांकि सेक्शन 75 में 7 ग्राउंड है, लेकिन 7 में से एक ही ग्राउंड के लिए सेक्शन 76 बात करता है और एक ही ग्राउंड के लिए सेक्शन 77 बात करता है। अब हम चलेंगे लास्ट सेक्शन जो कि है 78। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। ऋचा, स्तुति, वरुण, आलोक, गुंजन, मंजरी, आप में से किसी को भी अगर कुछ क्लियर ना हो रहा हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए। राजन, तो हम लोगों ने सेक्शन 75 देखा, सेक्शन 76 देखा, सेक्शन 77 देखा। आपको इसके साथ साथ ऑर्डर 26 भी देख के चलना है। सेक्शन 75 में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उनके साथ कौन कौन से ऑर्डर के रूल लिंक होंगे ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और उसके साथ साथ हम सीआरपीसी के भी कुछ प्रोविजंस को लिंक करके देखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें ये भी याद रहे। तो मैंने जैसे आपको सेक्शन 77 बताया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को लेकर के सीपीसी में, वैसे ही आपको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वर्ड मिल जाएगा सेक्शन 166A, सेक्शन 166B ऑफ सीआरपीसी 1973। अब यहां तक सबका क्लियर है, तो आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 78 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग का लास्ट सेक्शन। पार्ट 3 में दिया हुआ है आपका इंसिडेंटल प्रोसीडिंग सेक्शन 75 से 78। 75 आपके बताता है कि कोर्ट के पास है कमीशन इशू करने की पावर। उसने वहां 7 ग्राउंड बताए थे किसी पर्सन को क्या करने को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेकर के, और जो वहां पहला ग्राउंड था किसी पर्सन को एग्जामिनेशन को लेकर के, केवल उस ग्राउंड की बात करता है सेक्शन 76 और सेक्शन 77। 76 बात करता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट विद इन इंडिया भेजा जा रहा हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और सेक्शन 77 बात करता है कि जब एक हमारे यहाँ के किसी एक स्टेट की किसी कोर्ट से आउटसाइड इंडिया किसी कोर्ट को भेजा जा रहा हो तो वहां पे जो वर्ड होगा इन कमीशन की जगह क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हो जाएगा। और यही वर्ड हमें और कहाँ मिलेगा, सीआरपीसी के सेक्शन 166A और 166B में। जब हम लोग 75 के सातों ग्राउंड देख रहे थे, तो जो लास्ट उसके 3 ग्राउंड हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो है 1976 में अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किए गए हैं। जो आपने 3 ग्राउंड देखे थे, साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था सेल को लेकर के, प्रॉपर्टी की, जब अभी फाइनली कंक्लूड नहीं हुई है ट्रायल। और उसके बाद आपने देखा था लास्ट ग्राउंड क्या था, मिनिस्ट्रियल एक्ट को परफॉर्म कराने को लेकर के। तो इन तीनों ग्राउंड पे जो कमीशन इशू हो रही थी, वो कमीशन इशू करने की पावर कोर्ट को पहले से नहीं थी। ये 1976 के बाद अमेंडमेंट से ये तीनों ग्राउंड इंसर्ट किए गए हैं। तो हमारा 75 हो गया, 76 हो गया, 77 हो गया। अब हम अपना इंसिडेंटल प्रोसीडिंग का लास्ट सेक्शन 78 देखेंगे। तो आइए आप लोग अपनी अपनी बेयर में सेक्शन 78 देखिए। मैं रीड करता हूं, उसके बाद आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। सेक्शन 78 कहता है कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट। अब देखिए, पहले मैं पढ़ने से पहले बता दूं आपको, हमने 75 देखा कोर्ट की पावर, 76 देखा एक स्टेट से दूसरे स्टेट, 77 देखा किसी एक कोर्ट से, इंडिया की किसी भी कोर्ट से, आउटसाइड इंडिया किसी अदर कंट्री की कोर्ट को, दोनों ही सिंगल ग्राउंड की बात कर रहे थे। अब हम बात पढ़ेंगे सेक्शन 78 जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग इसके साथ लिख लीजिए सेक्शन 29 ऑफ सीपीसी। जब हम सेक्शन 29 सीपीसी का पढ़ रहे थे, तो हमने वहां क्या पढ़ा था कि बाहर के किसी कोर्ट से हमारे यहाँ कमीशन इशू हो रहा था, जिसको कि क्या समन इशू हो रहा था, जिसको कि क्या वर्ड यूज किया था सेक्शन 29 में, फॉरेन समन। हालांकि वो फॉरेन कोर्ट नहीं थी। जब आप सेक्शन 29 रीड करेंगे तो आपको वहां मिल जाएंगी 3 प्रकार की कोर्ट की बात किया था, रेवेन्यू कोर्ट को लेकर के 2 ग्राउंड से, और एक अदर कोर्ट को लेकर के। और वहां पर समन हमें बाहर से आ रहा था। कहां पर आ रहा था, जहां पर सीपीसी लागू है, वहां की किसी कोर्ट को। जब आप सेक्शन 78 देखेंगे तो सेक्शन 78 में भी बताया है कुछ पार्टिकुलर कोर्ट्स को लेकर के, और कहता है कि उन कोर्ट्स द्वारा हमारे यहाँ की किसी कोर्ट को जहां पर सीपीसी लागू है, कोई कमीशन क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, और यहां भेजा जा रहा है एग्जीक्यूट कराने को लेकर के। तो आइए सेक्शन 78 पढ़ते हैं, और तब समझ में आएगा इसकी क्लैरिटी को लेकर के, तब ज्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन 78 कहता है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, द प्रोविजन एज टू द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस शैल अप्लाई टू द कमीशन इशूड बाय और एट द इंस्टांस ऑफ। अब देखिए यहाँ क्या कहता है कि कंडीशन और लिमिटेशन के सब्जेक्ट टू रहते हुए, ठीक है, जो भी प्रोविजन है एग्जीक्यूशन को लेकर के या रिटर्न ऑफ कमीशन को लेकर के, किस लिए, विटनेसेस के एग्जामिनेशन को, वो अप्लाई होंगे कमीशन इशूड बाय और एट इंस्टांस ऑफ कौन सी कोर्ट, तो कोर्ट सिचुएट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। यानी कि सीपीसी का जहां पर एक्सटेंड नहीं है, भले ही वो मान लीजिए कि कोई इंडिया का कोई एक पार्ट है, ठीक है, जिस पार्ट में सीपीसी लागू नहीं है, तो वहां की कोर्ट के द्वारा भेजा जाए। दूसरा कहता है कोर्ट इस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई कोर्ट है वो आउटसाइड इंडिया है, बट वो इस्टेब्लिश और कंटिन्यूड की जा रही है किसकी अथॉरिटी के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और तीसरा कहता है कि कोर्ट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया। और ये देखिए लास्ट ग्राउंड जो है, ये फॉरेन कोर्ट की बात करता है, कोर्ट ऑफ एनी स्टेट और एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। तो यहां पर ये 3 कोर्ट्स की बात किया है। यहां से कमीशन कहां आएगा, हमारे इंडिया में आएगा। जैसे कि हम लोग, मैंने आपको क्या बताया था सीआरपीसी, जब मैं आपको बता रहा था सेक्शन 166A और 166B। 166A में क्या होता है, हमारे यहां से बाहर जाता है, और 166B में वही क्या दिया हुआ है, बाहर से हमारे यहां आता है। सेम वैसे ही सेक्शन 78 को आप समझिए। सेक्शन 78 के साथ आप चाहें तो 29 को भी लिख सकते हैं। जब आप 29 पढ़ेंगे सीपीसी का, तो आप जब 78 पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 29 में क्या होता है, बाहर से सामान आता है। सेक्शन 78 में क्या होता है, बाहर से कमीशन आता है। और यही चीज आपको मिल जाएगा सीआरपीसी के सेक्शन 166B में। वहां भी क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में बाहर से इन्वेस्टिगेशन कराने को लेकर के हमारे यहाँ की एजेंसीज या कोर्ट को क्या आता है, रिक्वेस्ट लेटर आता है, और उसी रिक्वेस्ट लेटर को कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो ये दिया हुआ है 166B में। तो यहां तक अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए।
ये था हमारा आज का इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पार्ट थर्ड सेक्शन 76 से लेकर के 75 से लेकर के 78 तक। अब मैं इसको एक बार कंक्लूड कर दूं तो देखिए, हम लोगों ने आज जो स्टार्ट किया था, आज स्टार्ट किया था पार्ट थर्ड सीपीसी का सेक्शन 75 से लेकर के 78 तक। इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऑर्डर 26 को साथ साथ में देखना होता है। फिर मैंने आपको बताया कि इंसिडेंटल प्रोसीडिंग में यहाँ 75 से लेकर के 78 में आप देखेंगे सेक्शन 75 में कोर्ट को पावर एम्पावर किया हुआ है कि कोर्ट जो है 7 ग्राउंड्स पर क्या कर सकती है, कमीशन इशू कर सकती है। जब हम उन 7 ग्राउंड्स को पढ़ रहे थे तो हमने उसको ऑर्डर 26 के रूल के साथ क्या किया था, लिंक किया। मैंने जब आपको बताया तो मैंने आपको वहां बताया कि जो वहां पर 7 ग्राउंड में यानी कि लास्ट के जो 3 ग्राउंड है, साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, सेल कराने को लेकर के या मिनिस्ट्रियल एक्ट को परफॉर्म कराने को लेकर के, यह 3 ग्राउंड शुरू से नहीं थे। यह 1976 में अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किए गए। इसके बाद हम लोग गए थे 75 के बाद 76 पे। 76 पे हमने देखा कि किसी एक स्टेट की कोर्ट के द्वारा किसी पर्सन को एग्जामिन कराना है, उसके लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है। लेकिन वह पर्सन इस समय स्टेट ए में ना रिसाइड करके स्टेट बी में रिसाइड कर रहा है। तो जो ए स्टेट की कोर्ट होगी जिसको कि ऐसा कमीशन इशू करने के लिए एम्पावर किया गया है, वह कोर्ट बी स्टेट के हाई कोर्ट के सिवाय किसी भी उस कोर्ट को, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वह पर्सन रिसाइड कर रहा है, जिसको कि एग्जामिन करना है, उसको क्या कर सकती है, भेज सकती है। फिर हम गए थे सेक्शन 77 में। मैंने आपको वहां क्या बताया कि कमीशन की जगह पर अगर आपको किसी पर्सन के या किसी विटनेस के एग्जामिनेशन को कराने को लेकर के कमीशन इशू किया है और वो पर्सन इस समय आउटसाइड इंडिया कहीं रिसाइड करता है, मान लीजिए विजय माल्या ही है, तो वहां पर आप क्या सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट लेटर, यानी कि सेक्शन 77 कहता है कि आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। और जो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, यही चीज आपको सीआरपीसी में 166A 166B में भी मिल जाएगी, बाहर जाने को लेकर के, भीतर आने को लेकर के। अब हम लोगों ने सेक्शन 75 देखा, 76 देखा, 77 देखा। जब हम सेक्शन 78 देख रहे थे तो सेक्शन 78 में हम क्या देख रहे थे, जैसे ही हम सेक्शन 166B में देखते हैं सीआरपीसी के, यहाँ क्या हो रहा था, या सेक्शन 29 में हम देखते हैं सीपीसी के, जब समन हमारे यहाँ कोई फॉरेन कोर्ट से या फॉरेन समन आता है, तो यहां पर बात कर रहा है फॉरेन कमीशन की। और वहां पर बताया हुआ है कि कोई ऐसी कोर्ट जहां पर सीपीसी लागू नहीं है उसके द्वारा भेजा जाए, कोई ऐसी कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन स्टैब्लिश और कंटिन्यू की जा रही है अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके द्वारा भेजा जाए, या किसी ऐसी कोर्ट के द्वारा जो कि किसी अन्य स्टेट या कंट्री की है, उसके थ्रू हमारे पास कोई कमीशन हमारे स्टेट में यानी कि हमारी कंट्री में है, तो इन तीनों कोर्टों द्वारा हमारे यहाँ क्या भेजा जा सकता है, कमीशन। और इसको लेकर के बताता है सेक्शन 78। तो हमने देखा सेक्शन 75, 76, 77, 78 पार्ट थर्ड इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, ठीक है। अब जो है मैंने जैसे आपको बताया था कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा पार्ट 6, और ये है हमारा सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग आपको मिल जाएगा सेक्शन 94 और सेक्शन 95। जब आप इसको पढ़ें तो आप इसके साथ लिंक कर कर देखेंगे ऑर्डर 38, ऑर्डर 39 और ऑर्डर 40। प्लीज आप लोग अपनी अपनी बेयर में पार्ट 6 देखिए। पार्ट 6 आपकी बात करता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग की, और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग जब आप पढ़ेंगे तो इसको लेकर के 2 सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 94 और सेक्शन 95। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसके साथ लिंक करके पढ़ेंगे ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, ऑर्डर 40। तो अगर आपको यहां तक क्लियर हो तो प्लीज आप लोग अपनी अपनी बेयर एक्ट का पार्ट 6 जो है देखिए, सेक्शन 94 और सेक्शन 95। और आइए देखते हैं यहां पर कोर्ट जो है क्या क्या ऑर्डर करती है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। तो जब आप सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग को लेकर के पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा पार्ट 6 में ऑर्डर 38, ऑर्डर 39 और ऑर्डर 40। इसको आपको इसके साथ लिंक करके पढ़ना है। आइए यहां पर देखते हैं कि कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकती है और किस लिए करेगी। तो कहता है सेक्शन 94 का, मैं रीड करता हूं, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा अपनी अपनी बेयर पे। तो कहता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ इट सो प्रेस्क्राइब, क्या क्या ऑर्डर करेगी। तो कहता है पहला, ग्राउंड्स देखते चलिएगा आप लोग, यहाँ भी 5 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। जैसे 75 में 7 ग्राउंड्स दिए थे, कोर्ट को एम्पावर कर रहा था कमीशन इशू करने को लेकर के। तो यहाँ पर सेक्शन 95 में कोर्ट जो है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में 5
पॉइंट्स दिए हुए हैं, 5 ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिनमें वो ऑर्डर कर सकती है। क्या क्या? पहला कहता है इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। यानी कि अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है किसको? डिफेंडेंट को। किस लिए? कि उसे कोर्ट में लाया जाए और उससे पूछा जाए कि उसकी अपीयरेंस को लेकर के वह सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा कर रहा। और कहता है एंड इफ ही फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी कमिट हिम टू द सिविल प्रिजन। तो यहां पर अरेस्ट वारंट इशू करने को लेकर के कोर्ट ऑर्डर करेगी किसको? डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को नहीं, केवल डिफेंडेंट को। और जब डिफेंडेंट को कोर्ट में लाया जाएगा तो उससे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपके अपीयरेंस को लेकर के आपको क्या सिक्योरिटी क्यों नहीं आप भर रहे हैं। और अगर इनको सिक्योरिटी भरने को लेकर के कोई ऑर्डर हो चुका है और ये इसको लेकर के कोई ब्रीच करते हैं तो इनको सिविल प्रिजन में भी डाला जा सकता है ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। फिर आइए देखते हैं दूसरा ग्राउंड क्या कहता है। दूसरा ग्राउंड कहता है कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है? वो डायरेक्ट कर सकती है डिफेंडेंट को कि वो फर्निश करे सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी तो वहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी, अगर वो प्रॉपर्टी इस नेचर की है कि उसको कोर्ट में लाया जा सकता है तो आपको उसको कोर्ट में ला करके जमा कराना होगा। अगर वो प्रॉपर्टी इस प्रकार की है कि नहीं लाया जा सकता तो उसके डॉक्यूमेंट्स को लाना होता है। देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ कह रहा है कि अगर कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, डिफेंडेंट को कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि वो सिक्योरिटी फर्निश करे किस चीज को लेकर के? किसी प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने को लेकर के जो उससे बिलोंग करती है। एंड टू प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट, या तो कोर्ट के समक्ष लाइए डिस्पोजल कराने को लेकर के, या ऑर्डर कर सकती है अटैचमेंट को लेकर के। तो यहाँ 3 चीजें दी हुई हैं, सिक्योरिटी को लेकर के, प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी डिफेंडेंट से बिलोंग करती है, दूसरा डिस्पोजल कराने को लेकर के, और तीसरा अटैचमेंट कराने को लेकर के। अब आइए देखते हैं तीसरा ग्राउंड क्या कहता है। तीसरा कहता है ग्रांट अ टेम्पोररी इंजंक्शन एंड इन केस डिसओबीडियंस commit the person guilty thereof to the civil prison and order that his property to be attached and sold। देखिए कोर्ट ने पहले कोई टेम्पोररी इंजंक्शन ग्रांट किया, यह आपको मिल जाएगा ऑर्डर 39 में, और आपने क्या किया कि इसका ब्रीच किया, मानने से मना किया। तो कोर्ट यहां पर क्या क्या कर सकती है? सिविल प्रिजन में डालने का ऑर्डर कर सकती है उस पर्सन को जिसने ब्रीच किया है, या तो अटैच और सेल कराने को भी ऑर्डर कर सकती है किसी प्रॉपर्टी को। यानी कोर्ट जो है अगर उसने कोई टेम्पररी इंजंक्शन को लेकर के ऑर्डर पास किया था तो उसके ब्रीच करने वाले को सिविल प्रिजन में भी डाल सकती है, या ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट एंड सेल भी कर सकती है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के। ये कहता है सेक्शन 94 का तीसरा ग्राउंड। चौथा कहता है अपॉइंट अ रिसीवर ऑन एनी प्रॉपर्टी एंड इन्फोर्स द परफॉर्मेंस और ऑफ हिज ड्यूटीज बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। तो कोर्ट यहां पर क्या कर सकती है? रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है। ये आपको कहां मिल जाएगा? ऑर्डर 40 में। और इसकी ड्यूटी को प्रॉपर एग्जीक्यूट हो पाए इसके लिए वो ऑर्डर कर सकती है कि प्रॉपर्टी अटैच और सेल भी कराई जा सकती है। फिर इसका पांचवा और लास्ट ग्राउंड कहता है टू मेक सच अदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। तो कोर्ट जो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी पास कर सकती है। तो ये दिया हुआ है आपको सेक्शन 94 में 5 ग्राउंड्स, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में सेक्शन 94 और 95 जो दिया हुआ है पार्ट 6 में। तो सेक्शन 94 जो है ये 5 ग्राउंड्स बताता है जिन जिन ग्राउंड को लेकर के कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। मैं एक बार फिर रीड कर दे रहा हूं, आप अपनी अपनी बेयर में ध्यान दीजिए। कहता है कि कोर्ट अरेस्ट वारंट इशू करेगी किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट को अगेंस्ट, और इनसे पूछा जा सकता है कि आप अपनी अपीयरेंस को लेकर के सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं। और अगर कोर्ट ने इनको कोई सिक्योरिटी को लेकर के ऑर्डर दिया हुआ है और इन्होंने उसको ब्रीच किया तो इन्हें सिविल इंप्रिजन में भी डालने का ऑर्डर कर सकती है। फिर कहता है सिक्योरिटी को लेकर के अगर कोई डिफेंडेंट है उससे बिलोंग करती हुई कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, तो कोर्ट उसे ऑर्डर करेगी कि आप उस प्रॉपर्टी के बदले कोर्ट में कुछ सिक्योरिटी रखिए, या अगर प्रॉपर्टी कोर्ट में लाई जा सकती है तो उस प्रॉपर्टी को कोर्ट में लाइए, या कोर्ट क्या कर सकती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अटैच करने का भी ऑर्डर पास कर सकती है। फिर कहता है अगर कोर्ट ने कोई टेम्पोररी इंजंक्शन ग्रांट किया, आपने पढ़ा होगा टेम्पोररी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन, तो यहां पर बात करता है टेम्पोररी इंजंक्शन की। कोर्ट ने कोई टेम्पोररी इंजंक्शन पास किया हुआ है, जिस पर्सन के अगेंस्ट पास किया है वो पर्सन क्या करता है? उसको ब्रीच करता है। तो अगर कोई पर्सन उसको ब्रीच करता है जिसके अगेंस्ट कोई टेम्पोररी इंजंक्शन पास हुआ है तो कोर्ट उसको सिविल प्रिजन में भी डालने का ऑर्डर कर सकती है, और या तो उसकी प्रॉपर्टी के अटैच और सेल का भी ऑर्डर कर सकती है।
चौथा कहता है कि कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करने का ऑर्डर कर सकती है, और जब कोर्ट यहाँ पर रिसीवर अपॉइंट करने का ऑर्डर पास कर रही है तो अगर उसकी ड्यूटीज जो है प्रॉपरली जो है कि नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो इसके लिए अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच या सेल करानी पड़े तो कोर्ट उसका भी ऑर्डर कर सकती है। और लास्ट कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरलोकेटरी का भी ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये था हमारा सेक्शन 95 94, जहां पर ये 5 ग्राउंड्स बताया था जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट क्या पास कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। और ये जितने भी ग्राउंड्स दिए हुए हैं इनमें जो कोर्ट पास कर रही है ये ऑर्डर है, डिक्री नहीं है। आप लोग ये याद रखिएगा, अगर कोई आपसे कोई कल को क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को ये याद रखना है ये सारे जितने भी ग्राउंड्स दिए हुए हैं सारे कोर्ट जो है इन पे ऑर्डर पास करती है। ये कोई डिग्री का पार्ट, मतलब ये डिग्री नहीं है, ये ऑर्डर है किसके, कोर्ट के द्वारा इशू किए हुए। अब आइए आज का सेक्शन 95 देखें, पार्ट 6 का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 95। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सेक्शन 95। अब देखिएगा सेक्शन 95 क्या कहेगा। सेक्शन 95 बात करता है, पहले हम लिख लेते हैं अरेस्ट प्लस अटैचमेंट प्लस अरेस्ट प्लस अटैचमेंट प्लस टेम्पोररी इंजंक्शन। अब देखिए सेक्शन 95 क्या बात करेगा। सेक्शन 95 कहेगा कि जो कोर्ट में सेक्शन 94 सेक्शन में जब हम लोगों ने 5 ग्राउंड्स देखे थे, जिन 5 ग्राउंड पे कोर्ट ऑर्डर कर रही थी, जाहिर सी बात है कि किसी सूट में एक पार्टी जो है कोर्ट से डिमांड कर रही होगी, तभी कोर्ट उन ग्राउंड्स पर ऑर्डर पास करेगी किसी पर्सन के अगेंस्ट या डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो यहां पर जब आप सेक्शन 95 रीड करेंगे तो ये यही कहता है कि अगर सेक्शन 94 के तहत किसी भी ग्राउंड पर कोर्ट अरेस्ट का ऑर्डर पास करती है, कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर पास करती है या कोर्ट टेम्पोररी इंजंक्शन का ऑर्डर पास करती है और बाद में कोर्ट को पता चलता है कि वह जिसने अप्लाई किया था वो फॉल्सली अप्लाई किया था या कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था इन तीनों चीजों की डिमांड करने को लेकर के, तो कोर्ट उस पर्सन के अगेंस्ट क्या पास कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है कि आप 50,000 रुपए तक मैक्सिमम क्या भरेंगे, कंपनसेशन करेंगे, कंपनसेट करेंगे। आइए मैं रीड करता हूं सेक्शन 95 और आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो कहता है सेक्शन 95 का क्लॉज 1, वेयर इन एनी सूट इन विच एन अरेस्ट और अटैचमेंट हैज बीन इफेक्टेड और अ टेम्पोररी इंजंक्शन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। और देखिए लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में आपने देखा होगा जब 94 का आप ए देखेंगे और 94 का सी देखेंगे तो वहां सिविल प्रिजन को लेकर के भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। ये हो गया अरेस्ट को लेकर के। फिर जब आप अटैचमेंट को लेकर के देखेंगे तो बी में, सी में और डी में, तीनों में अटैचमेंट को लेकर के भी ग्राउंड्स में बताया हुआ है कि कोर्ट अटैचमेंट का भी ऑर्डर पास कर सकती है। देखिए एक रिसीवर के साथ एक जब कोर्ट टेम्पोररी इंजंक्शन ग्रांट कर रही थी और सामने वाला ब्रीच कर रहा था तब, और एक जब डिफेंडेंट जो है सिक्योरिटी फर्निश करने को लेकर के ऑर्डर कर रही थी कोर्ट की वो प्रॉपर्टी अगर नहीं ला सकता तो उस ग्राउंड में। तो तीनों ग्राउंड में देखिए आपको मिल जाएगा कि कोर्ट के पास पावर है क्या, अटैचमेंट को कराने को लेकर के। और तीसरा है टेम्पोररी इंजंक्शन, और टेम्पोररी इंजंक्शन को लेकर के आपको मिलेगा 94 के सी में कि कोर्ट जो है टेम्पोररी इंजंक्शन भी क्या कर सकती है, को लेकर के भी ऑर्डर पास कर सकती है। तो यहाँ क्या कहता है, यहाँ यही कहता है कि अगर किसी सूट में कोई अरेस्ट, अटैचमेंट या टेम्पोररी इंजंक्शन को लेकर के कोई भी कोर्ट ने ऑर्डर ग्रांट किया है, अब आगे इसमें 2 सब क्लॉज बताए हैं तो उन्हें मैं पढ़ता हूं। तो पहला कहता है, इट अपीयर टू द कोर्ट दैट सच अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन वाज अप्लाइड फॉर एन इनसफिशिएंट ग्राउंड, यानी कि जिस व्यक्ति ने इन तीनों चीजों के लिए अप्लाई किया था वो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पर अप्लाई किया था, कोई एक पर्याप्त कारण नहीं था इन चीजों को लेकर के, इन ग्राउंड्स की डिमांड करने को लेकर के। दूसरा कहता है, द सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल्स एंड इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर वाज नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सेम। और प्लेंटिफ जो है वो फेल हो जाता है यह प्रूफ करने में, और प्लेंटिफ जो है वह फेल हो जाता है यह प्रूफ करने में कि उसके पास कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था कि वह इन तीनों ग्राउंड को लेकर के सूट में कोई भी डिमांड करे। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है क्या कि कोई अरेस्ट, कोई अटैचमेंट या कोई टेम्पोररी इंजंक्शन को लेकर के कोई ग्राउंड बना करके किसी पर्सन ने कोर्ट में अप्लाई किया था और वो इनसफिशिएंट ग्राउंड थे या कोई रीजनेबलनेस नहीं था इन चीजों को लेकर के डिमांड करने को लेकर के, और कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है, तो वहां पर कहता है कि डिफेंडेंट जो है, देखिए आगे, डिफेंडेंट जो है अप्लाई कर सकता है कोर्ट में, एंड द कोर्ट में अपॉन सच एप्लीकेशन
award against the plaintiff is by its order such amount not exceeding 50,000 rupees as it deems a reasonable compensation to the defendant for the expense of or injury caused to him। तो यहां पर कहता है कि अगर ऐसा कोर्ट को प्रतीत होता है या पता चलता है तो डिफेंडेंट अगर कोई एप्लीकेशन लगाता है, कहता है अगर डिफेंडेंट कोई एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट यहां पर एप्लीकेशन लगाया कहां, कोर्ट में, तो कोर्ट उस पर्सन के अगेंस्ट मैक्सिमम 50,000 मार्क करते चलिए आप लोग, 50,000 रुपए तक का क्या कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है कि आप 50,000 रुपए किसको कंपनसेट करिए, डिफेंडेंट को, उसे जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसको लेकर के मैक्सिमम 50,000 रुपीज को लेकर के कोर्ट आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकती है। यही कहता है सेक्शन 95 का क्लॉज 1। अब आइए देखते हैं इसका प्रोविजो क्या कहता है। प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट अवॉर्ड अंडर दिस सेक्शन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ इट्स पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। अब यहां पर कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई कोर्ट ए है, उस कोर्ट ए में किसी पर्सन ने अप्लाई किया था अरेस्ट, अटैचमेंट या टेम्पोररी इंजंक्शन को लेकर के। इस कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ये है कि ये मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का ही फाइन इंपोज कर सकती है किसी पर्सन को। तो यहाँ ये प्रोविजो यही कह रहा है कि ये कोर्ट भले सेक्शन 95 में 50,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट दिया है, यह कोर्ट यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 रुपीज को लेकर के ही सामने वाले पे फाइन इंपोज कर पाएगी कि आप इतना 10,000 रुपए ही कंपनसेट करिए बी को। यानी कि जितनी आपकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। यही कहता है सेक्शन 95 का प्रोविजो क्लॉज 1 का। अब आइए देखते हैं सेक्शन 95 का क्लॉज 2 क्या कहता है। ये कहता है एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शैल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन। ये कहता है कि मैंने आपको क्या बताया, हम लोगों ने जब पार्ट 6 पढ़ा तो हम लोगों ने यहाँ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग पढ़ा। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में सेक्शन 95 पे हम लोगों ने 5 ग्राउंड्स देखे जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट क्या पास कर रही थी, ऑर्डर पास कर रही थी। इन 5 ग्राउंड्स पे जब कोर्ट ऑर्डर पास कर रही थी और उन ऑर्डर्स को पास करते समय कोर्ट ने कोई अरेस्ट का ऑर्डर, कोई अटैचमेंट का ऑर्डर या कोई टेम्पोररी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दिया। सेक्शन 95 कहता है कि अगर इन तीनों ग्राउंड्स पे कोई भी ऑर्डर पास हो गया, कोर्ट को बाद में पता चलता है कि कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था या कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं था कि कोई पर्सन कोर्ट में अप्लाई करे इन 3 चीजों के लिए, अरेस्ट के लिए, अटैचमेंट के लिए या टेम्पोररी इंजंक्शन के लिए, लेकिन कोर्ट ने चूंकि इनके अप्लाई करने पे ऐसा ऑर्डर पास कर दिया। अब कोर्ट को बाद में अगर पता चला कि इनसफिशिएंट ग्राउंड पे अप्लाई किया गया था या कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, रीजनेबल रीजन नहीं था कि आप अप्लाई करते, और डिफेंडेंट ने इसको लेकर के कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगाया और एप्लीकेशन लगाने के बाद सुनवाई के बाद कोर्ट को ऐसा पता चला, तो कोर्ट जो है मैक्सिमम आप पे 50,000 रुपए क्या कर रही थी, अगेंस्ट आपके ऑर्डर पास कर रही थी कि आप इतना पैसा जो है कंपनसेट करिए किसको, डिफेंडेंट को, जिसको कि कोई भी इंजरी कॉज हुई है, किससे, अरेस्ट से, अटैचमेंट से या टेम्पोररी इंजंक्शन से। 95 का क्लॉज 2 यही कहता है कि अगर किसी ऐसे एप्लीकेशन को डील करते समय कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया तो फर्दर इन फ्यूचर आप इस ग्राउंड पर कोई भी सूट नहीं ला पाएंगे। यानी ये बार करता है कि आप जो है क्या नहीं कर पाएंगे, कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएंगे। यही कहता है सेक्शन 95 का क्लॉज 2। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग देखा पार्ट 3 में, सेक्शन 75 से 78, ऑर्डर 26। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग पार्ट 6, सेक्शन 94 और सेक्शन 95। तो इसी के साथ हमारा सीआरपीसी के 2 टॉपिक और कंप्लीट होते हैं, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। अब हमारा क्या रह जाता है, मैं आज आपको फिर बताता चलूं, रेस सब्जुडियूस, रेस जुडिकाटा, अपील, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, मिसलिनियस और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। मात्र हमारे 6 टॉपिक और रह गए हैं सीपीसी के, उसके बाद हमारी पूरी सीपीसी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद जब हम सीपीसी कंप्लीट कर रहे होंगे तो उसके नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे कि हम पूरी सीपीसी को एक बार कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे, ताकि सेक्शन 158 तक जब हम एक बार और रीड कर लें तो हमें क्लियर हो जाए कि कहां पर कौन सी चीज दी हुई है और सबको क्लैरिटी आ जाए। तो मैंने आज आपको इंसिडेंटल प्रोसीडिंग और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग दोनों ही कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिए। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल होगी, यानी कि फ्राइडे को होगी, शाम 4 से 5। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।